सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आपके क्लास ग्रुप में, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आपके क्लास ग्रुप पे डॉक्टर माही ने एक डॉक्यूमेंट भेजा है, और दैट इज द अल्टीमेट फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट विच इज यूज्ड बाय एनी कंपनी, वेदर प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक कंपनी, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, एज पर कंपनीज एक्ट 2013। तो मैं आपके साथ वो डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ। बोलिए, क्या करते हो? हाँ, वो बैलेंस शीट कंपनी के हिसाब से नहीं बनती है, उसको वर्टिकल कहते हैं, कि हॉरिजॉन्टल होती है। जो बैलेंस शीट सोल प्रोप्राइटर बनाता है, जो बैलेंस शीट पार्टनरशिप फॉर्म बनाती है, वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से एप्लीकेबल नहीं होती है। कंपनीज एक्ट 2013 का शेड्यूल 3 पार्ट 1, ये जो है ना, इसके अंदर कंपनी का बैलेंस शीट का फॉर्मेट अलग से गिवन है। तो देखिए, आइए जरा समझते हैं एक एक करके। आपको अच्छे से मालूम है, जब आपने बचपन में पढ़ा था, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, यही तो होता है। यहाँ जो है पर्टिकुलर्स हैं, नोट नंबर हैं, figures at the end of the current reporting period, figures at the end of the previous reporting period। reporting period होता है मतलब previous current year और current present current year। तो पहले आप रखते हैं करंट ईयर की फिगर, फिर रखते हैं प्रीवियस ईयर की फिगर जनरली। और ये मैंडेटरी है एज पर कंपनीज एक्ट कि आपको दोनों साल की फिगर दिखानी, ताकि एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने का फैसला ले या ना ले, इसके हिसाब से चलता है मामला। ठीक है, तो चलिए, आपने देखा होगा ना, पहले क्या होता था, राइट हैंड साइड पे एसेट्स होती थी, लेफ्ट हैंड साइड पे लायबिलिटी होती थी। एसेट्स की दो कैटेगरी बोली थी, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, बचपन में 11th में हमने पढ़ा था। लेफ्ट हैंड साइड की कैटेगरीज क्या होती हैं? नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज होती है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ना चीजें बदल जाती हैं। मैंने आपको समझाया था, मैंने आपको बताया था, कब मैंने आपको बताया था, जब हम क्या पढ़ते थे, जब हम पढ़ते थे किसको, पार्टनरशिप को, कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाली जाती है। किसी को याद है गुडविल के चैप्टर में कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाली जाती है? बता बाबा, गुडविल के द्रोणाचार्य, बोलो, हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड इन केस ऑफ पार्टनरशिप, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये बीच वाले बताएंगे ना, बताइए। तुम बोलो भाई, तुम्हें बोला गया है, तुमने तो गुडविल गुडविल करके पूरा साल निकाल दिया। बोलो, बताओ मिस्टर नागपाल। देयर इज असेट साइड अप्रोच, देयर इज अ लायबिलिटी साइड अप्रोच। मिस्टर नागपाल बोलिए। हाँ बेटा, वो लायबिलिटी में करते हैं, उसको तो इंक्लूड ही नहीं करते हैं। रुक जाओ, तुम बताइए, माही को नहीं पता? दोनों कहती, हमसे तो किसी ने ना, हमें किसी ने पढ़ा है ना हमने पढ़ा। ऑनलाइन में कोई बता पाएगा मुझे? कैसे सर हरी है? लाइबिलिटी सर लाइबिलिटी साइड में कैपिटल्स को प्लस करते हैं, रिजर्व प्लस करते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स माइनस, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स माइनस, अच्छा, एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज प्लस। नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस लायबिलिटी साइड में। देखो, मेरे ख्याल से ये तनुश्री बोल रही थी, लायबिलिटी साइड में आप रिजर्व्स लेते हैं, पहले लेते हैं सारी पार्टनर्स की कैपिटल। अगर उनका करंट अकाउंट हुआ तो करंट अकाउंट भी लेके चलते हैं, फिर रिजर्व जोड़ते हैं, फिर सारे सरप्लस जोड़ते हैं, फिर पुरानी गुडविल जो एसेट साइड में नहीं रखी जाती उसको निकाल के यहाँ माइनस कर देते हैं, फिर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वहां से उठा के यहाँ माइनस कर देते हैं, फिर टीचर्स एसेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो माइनस करते हैं। क्या होती है ये आपकी लायबिलिटी साइड अप्रोच। ठीक है, अच्छा एक और चीज, तनुश्री थोड़ा सा गड़बड़ करिए आपने। दूसरी चीज देखना जरा, जब हम एसेट साइड अप्रोच लेके चलते हैं, सारी की सारी एसेट्स, फिक्स एसेट्स, टेंजिबल इंटेंजिबल, सब, गुडविल को नहीं इंक्लूड करते, नॉन ट्रेड को इंक्लूड नहीं करते हैं, और प्रॉफिट लॉस, डेबिट बैलेंस और डेफर्ड रेवेन्यू, फिक्टिशियस एसेट्स को नहीं इंक्लूड करते हैं। सबको इंक्लूड कर दिया टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। कौन सी वाली? करंट लायबिलिटी भी और नॉन करंट लायबिलिटी दोनों माइनस करी जाती है। गॉट इट? ये होता है पार्टनरशिप में कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला। लेकिन जब हम कंपनीज एक्ट के अंदर चलते हैं, तो वहां कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला बदल जाता है। क्या होता है वो फॉर्मूला? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, सरप्लस, ठीक है, और माइनस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिक्टिशियस एसेट्स, और नॉन करंट लायबिलिटीज जो होती है,
वो भी आप उसके अंदर जोड़ देते हैं। यानी कि जब हम शेयर होल्डर फंड निकालते हैं कंपनी की, तो उसमें ओनर्स फंड यानी शेयर होल्डर फंड प्लस बोरोड फंड यानी कि लॉन्ग टर्म वाला वो जोड़ते हैं। जबकि पार्टनरशिप में क्या होता है, सिर्फ ओनर्स फंड होता है, बोरोड फंड नहीं होता। लेकिन कंपनी में क्या होता है, ओनर्स फंड प्लस बोरोड फंड दोनों होता है। अब बची है सिर्फ करंट लायबिलिटी। तो जब हम एसेट साइड अप्रोच में चलते हैं, टोटल एसेट से क्या माइनस करते हैं, सिर्फ करंट लायबिलिटी। कहाँ? कंपनीज एक्ट में जब हम शेयर होल्डर फंड निकालते हैं। लेकिन जब हम पार्टनरशिप में शेयर होल्डर फंड निकालते हैं तो क्या करते हैं, टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी दोनों माइनस कर देते हैं। अब सबसे पहला आइटम आपके पास है इक्विटी एंड लायबिलिटीज में। पहला आइटम दिखता है आपको शेयर होल्डर्स फंड, देख लीजिए बैलेंस शीट में। शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या क्या चीज आने वाली है, शेयर कैपिटल आने वाली है, रिजर्व्स एंड सरप्लस आने वाले हैं। रिजर्व सरप्लस का जिक्र हम लोग पार्टनरशिप में अच्छे से कर चुके हैं। अब आप देखिए कितना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन होता है। बहुत सारे स्कूल्स में सीधा थर्ड बुक पढ़ाते हैं, कंपनी नहीं पढ़ा। अब आपको मालूम है ना कि रिजर्व्स क्या होंगे, सरप्लस क्या होंगे, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, शेयर फॉर फ्यूचर अमाउंट वगैरह बहुत सारी चीजें मालूम है आपको। इवन डिवेंचर की कुछ वैल्यूज नहीं मालूम है, वो भी पता चल जाएंगी। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस, सारे के सारे रिजर्व, सारे के सारे सरप्लस, इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा थर्ड बुक के पहले चैप्टर में। फिर आ जाती है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। अब मैं समझाता नहीं, सिलेबस में नहीं है तो समझना तो चाहिए ना। अब सीयूटी में क्वेश्चन आ गया, क्या करेगा फिर? सीयूटी सीबीएसई के हिसाब से थोड़ी चल रही है, तो एनसीईआरटी के हिसाब से चल रही है। जो एनसीईआरटी में छपा उसके हिसाब से पेपर बनना है। तो देखिए मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट का क्या मतलब होता है, स्कूल में बोलते हैं छोड़ दीजिए, सिलेबस में नहीं है, बट फॉर नॉलेज यू हैव टू हैव नो अबाउट दिस। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स का मतलब समझिए। अरे सुनो, शाश्वत के घर पुलिस आई, बोला हमें आपके घर में सर्च करनी है एंड वी वांट टू सर्च योर हाउस, यू आर अ प्रोबेबल कल्प्रिट। उन्होंने कहा शो मी द वारंट। पुलिस वाला कहता वो तो लाए नहीं है, कहता गेट लॉस्ट, कम विद वारंट। तो मतलब ये हुआ कि वारंट एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ना भाई, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। इन केस ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स वो एक डॉक्यूमेंट होता है आपको अरेस्ट करने के लिए, अरेस्ट वारंट, सर्च वारंट, इंटरोगेशन का वारंट, ठीक है, जुडिशियल कस्टडी में भेजने का वारंट। तो लेकिन हम यहाँ तो क्रिमिनोलॉजी तो पढ़ नहीं रहे ना, क्रिमिनल लॉ पढ़ रहे हैं। यहाँ हमारे पास क्या होगा, मान लो आप अपने शेयर इशू करना चाहते हैं, आईपीओ वगैरह चल रहा है, अब आपको पब्लिक मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट में आप भेजना चाहते हैं, और आपको आपने सेबी से जब परमिशन लिया उसके हिसाब से आपको 30 नवंबर को अपने इशू क्लोज करने हैं, और आप 22 नवंबर को इशू करेंगे। लेकिन सामने वाली पार्टी आपसे कहते हैं कि देखो भैया मैं करीब करीब 150 करोड़ के शेयर खरीद लूंगा आपके, अभी हिसाब किताब कर लो। हमने कहा यार वो तो सेबी के परमिशन के हिसाब से तो हम 22-23 को शुरू करेंगे। कहता तब तक मैं थोड़ी रुकूंगा, चलो डील कर लेते हैं। हमने हाँ, वही तो बताना, पूरा तो सुन ले पहले तब समझ में आएगा। 150 करोड़ रुपए के शेयर वो खरीदना चाहता है और करीब करीब 25% है। तो आपके कोई एक साथ इतने शेयर खरीद रहा है, और वो भी उस प्राइस पे जिस प्राइस पे आप देना चाहते हैं, तो नॉट अ बैड डील। तो आपने क्या कर दिया, आपने उससे 150 करोड़ रुपए ले लिया, और वट एवर रेट यू हैव डिसाइडेड उसके हिसाब से उसको बेच दिए। लेकिन क्या आप शेयर अलॉट कर सकते हो उसको? जब तक शेयर ऑलरेडी इशू नहीं हुए, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं हुए, तब तक नहीं कर सकते। तो तब तक वो बंदा कहेगा भाई मेरे पास क्या है, तू मेरा 150 करोड़ तो, लेकिन मेरे हाथ में क्या है। हम एक उसको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लिख के दे देते हैं, कंपनी की स्टैंप सील लगा के, कंपनी के डायरेक्टर्स वगैरह की स्टैंप लगा के, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट शेयर सर्टिफिकेट तो नहीं है, वो डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है, शेयर वारंट कहलाता है। सो इट इज अ डॉक्यूमेंट अगेंस्ट विच, शेयर वारंट इज अ डॉक्यूमेंट अगेंस्ट विच शेयर्स आर, अबे नोट कर लो एक जगह पे, शेयर वारंट, शेयर नोट कर लीजिए उसको। शेयर वारंट इज अ डॉक्यूमेंट अगेंस्ट विच, शेयर वारंट, आप दामाद हो किसी के, व्हाई डोंट यू राइट? शेयर वारंट इज अ डॉक्यूमेंट अगेंस्ट विच, शेयर वारंट इज अ डॉक्यूमेंट अगेंस्ट विच, it is a document against which shares are issued, shares are to be issued in future, shares are to be issued in future at a predetermined date and predetermined rate. It is a document against which shares are to be issued in future at a predetermined date and predetermined rate. Document against which shares are to be issued in future
at a predetermined date and shares are issued not reissued. रीइश्यू का मतलब है फोफिश हो चुके थे। तो क्लियर है। अब आप बताइए, कुछ लोग कहते हैं कि सर इसे शेयर कैपिटल में क्यों नहीं रखते? शेयर कैपिटल तो है ही नहीं शब्द, जब तक अलॉट नहीं होंगे शेयर, शेयर कैपिटल के अंदर थोड़ी रख सकते हैं। तो किसी किसी और कैटेगरी में डाल दें? बिल्कुल नहीं डाल सकते। आपको तो फ्यूचर में इसे शेयर देने ही देने हैं, आप इसे फ्यूचर में शेयर देने से मना नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए क्या होता है, ये आपका शेयर होल्डर फंड की कैटेगरी में चला जाता है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अब हुआ क्या कि आपने शेयर अलॉट कर दिए। सुनो, आपका जो इशू था वो ओपन हुआ 20 मार्च को और इशू क्लोज होता 31 मार्च को। आपको तो बैलेंस शीट 31 मार्च को फाइनल करनी है और आपको 31 मार्च तक एप्लीकेशन तो मिला ही, लेकिन आपने अलॉटमेंट किया नहीं, क्योंकि अलॉटमेंट आप 15 अप्रैल को करेंगे। तब तक ये पैसा आपके ऊपर क्या एक लायबिलिटी तो है। इसे कहते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट कहते हैं इसको, और इसको हम शेयर कैपिटल की कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं, इसलिए उसे अलग दिखाते हैं। ठीक है। और शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट जो होता है उसे नॉन करंट करंट की कैटेगरी में भी नहीं दिखाते हैं। अगर आपको उसकी पेमेंट, अगर मान लो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट है, अगर आपको उसको पैसा वापस करना है 1 साल के बियॉन्ड, तो उसे नॉन करंट लायबिलिटी में शो करेंगे बाद में आप। और अगर विद इन अ ईयर आपको पे करना वापस पैसा, तो आपको करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी के अंदर शो करना है। लेकिन जब तक उसका इश्यू क्लोज नहीं हुआ, बुक्स क्लोज, तब तक तो आपको कोई खबर ही नहीं है ना कि वापस करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। तो आप इसे किस कैटेगरी में, सेपरेट कैटेगरी डाल के शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट की कैटेगरी में डाल के छोड़ देते हैं। अब हम एक काम करेंगे, ठीक है। क्या काम करेंगे देखिए, ये नॉन करंट और करंट को एक के साथ कंपेयर करते हुए चलेंगे। सबसे ऊपर है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, तो नीचे कौन सी बोरोविंग आ जाएगी? शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स। इज दैट ओके? ऊपर अगर कौन सी बोरोविंग आई? लॉन्ग टर्म बोरोविंग। देख रहे हैं ना आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरोविंग आई है, तो नीचे कौन सी बोरोविंग आ जाएगी आपके पास? शॉर्ट टर्म बोरोविंग आ जाएगी। ठीक है। ऊपर अगर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज आई, इसे मैं समझाऊंगा अभी आपको। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज आया तो नीचे उसके बदले में क्या दिख रहा है आपको? ट्रेड पेबल। हम लोग जस्ट फॉर द सेक ऑफ कीपिंग इन माइंड कि अगर ऊपर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, नीचे ट्रेड पेबल है। ऊपर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है तो नीचे अदर करंट लायबिलिटीज है। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, नीचे अदर करंट लायबिलिटीज। और ऊपर है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, तो नीचे क्या है? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। इजी। अभी मैं डेफर्ड टैक्स के बारे में बताऊंगा, जरा रिकॉल करते हैं। सबसे पहले आया शेयर होल्डर फंड। सबसे पहले उसको बुक दिखा दो जरा। सबसे पहले आया शेयर। तो देखिए जरा, तो अगर हम रिकॉल करें बिना बुक देखे, बिना बुक देखे रिकॉल करते हैं तो क्या होने वाला है देखिए। शेयर होल्डर्स फंड, 3 कंपोनेंट, रिजर्व सरप्लस, नहीं पहले शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, और शेयर एप्लीकेशन मनी, नहीं मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। फिर है एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। फिर नॉन करंट और करंट को कंपेयर करते हैं। ऊपर क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, नीचे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ऊपर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट, नीचे लॉन्ग ट्रेड पेबल। ऊपर क्या हो गया? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, नीचे करंट लायबिलिटीज। ऊपर लॉन्ग टर्म प्रोविजन, नीचे शॉर्ट टर्म प्रोविजन। रट गया ना? रटने की जरूरत पड़ रही है? नहीं पड़ रही। देयर इज अ सिक्वेंशियल प्लेसमेंट। और ऐसे ही जब हम बिजनेस स्टडीज पढ़ते हैं तब जरूरत पड़ती है, उसमें भी रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं व्हाट आई विल डू, मैं तुम्हें एक चैप्टर पढ़ा के दिखाऊंगा, ठीक है? और तब तुम बोलना रटने की जरूरत पड़ती नहीं पड़ती। एक चैप्टर फॉर अ ट्रायल, एक चैप्टर मैं पढ़ा के दिखाऊंगा, वो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला चैप्टर, जो कि सबसे ज्यादा लोगों को तकलीफ होती है उसे पढ़ने में। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होती है। आपको सबको मालूम होगा कि जो कंपनीज होती हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड की कंपनीज, जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं, जो प्राइवेट लिमिटेड, उनको टैक्स भरना पड़ता है एडवांस में। कंपनीज एक्ट के, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से कंपनीज को एडवांस टैक्स भरना पड़ता है। हर क्वार्टर में उनको एडवांस टैक्स भरना पड़ता है। तो मान लो किसी ने जो टैक्स भरा, टैक्स जो उसने पे कर दिया था वो था सपोज ₹20 लाख का, ठीक है जी। और एक्चुअल इनकम जो आई वो ₹3 करोड़ की आई। और टैक्स जो होता है रेट वो है कितना? 30%। तो 3 करोड़ का 30% कितना हो जाएगा बताइए जरा? 90 लाख होगा, 90,000 ही 90 लाख होगा। 90 लाख। अब मुझे बताइए, आपने तो ये कुछ ज्यादा हो गया, चलो मैं 1 करोड़ रख लेता हूँ सपोज। 1 करोड़ का 30% कितना हो जाएगा? 30 लाख। लेकिन आपने तो क्या कर रखा है, सिर्फ टैक्स 20 लाख का पे करा है एडवांस में, अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से। और ईश्वर की कृपा से आपकी इनकम ज्यादा हो गई
इस बार आपका टैक्स 30% मैक्सिमम स्लैब होता है, वो आपको 30 लाख हाइपोथेटिकली आपको भरना पड़ेगा, 30 लाख का टैक्स। लेकिन आप तो 20 लाख भर चुके हैं, तो आपको सरकार को कितना और भरना है? 10 लाख और भरना है ना। अब गवर्नमेंट क्या करती है, आपको 3 क्वार्टर का टाइम देती है, तकरीबन 9 महीने का टाइम देती है आपको कि आप अपने टैक्स की लायबिलिटी को सेटल करें लेजिटिमेटली, ठीक है। और पता चला वो बियॉन्ड फाइनेंशियल ईयर के क्रॉस कर गया, तो जरूरी थोड़ी है कि वो टैक्स लायबिलिटी आप इसी फाइनेंशियल ईयर में कवर अप करेंगे। अगर इसी कवर अप में करते तो आपको शॉर्ट टर्म लायबिलिटी की कैटेगरी में डालते। तो इसे क्या बोल दिया आपने, टैक्स लायबिलिटी बोला, लेकिन क्या बोला, डेफर्ड बोला। डेफर मतलब क्या होता है, जो पोस्टपोन हो सकती है ना पोस्टपोन। आप इनकम टैक्स कमिश्नर को बोलो कि भाई मुझे थोड़ा दिन का टाइम और दे विल गिव द टाइम, वो प्रोविजन है इनकम टैक्स एक्ट में। तो ये डेफर हो सकता है, इसलिए डेफर टैक्स लायबिलिटी बोलते हैं अंडर प्रूडेंस। ठीक है जी, क्लियर है। तो शेयर होल्डर फंड के 3 कंपोनेंट होते हैं या 2 कंपोनेंट होते हैं? 3। पहला क्या होता है, जिसमें इक्विटी प्रेफरेंस दोनों आता है, फिर रिजर्व सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, या अगला आता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, फिर नॉन करंट और करंट। नॉन करंट के अंदर क्या क्या, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो नीचे शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डिवेंचर वगैरह चले जाते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग। फिर उसके ऊपर क्या चला जाता है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज नेट, और नीचे आता है ट्रेड पेबल्स। ऊपर क्या होता है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, नीचे करंट लायबिलिटीज, ऊपर लॉन्ग टर्म प्रोविजन, नीचे शॉर्ट टर्म प्रोविजन। यो चाइना, सही नहीं है? आराम से याद हो गया। चलो इसका बाकी का कंपोनेंट देखते हैं और सारे याद हो जाएंगे आपको, और फिर बनाएंगे हम। फिर हैं जी, और क्या बोलेंगे, नेट का मतलब होता है सब कुछ एडजस्ट करने के बाद की वैल्यू। हो सकता है कि तुम्हारा सरकार को देना बनता है, लेना बनता है, उस तरह से हिसाब किताब बनता है। आइए देखें आगे। अब चलते हैं थोड़ा सा नीचे की तरफ। नीचे देखें कहां पर, एसेट्स की तरफ चलते हैं। एसेट्स में ज्यादा झंझट नहीं है, ये जो शेयर होल्डर फंड वाला पार्ट था वो नहीं है। यहाँ तो सीधा सीधा नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स आ गया। तो वो शेयर होल्डर फंड वाला पार्ट तो हट ही गया यहाँ से। प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, जिसमें से आप प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट को एक कैटेगरी में डालते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स को दूसरी कैटेगरी में डालते हैं। मतलब टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स की क्लासिफिकेशन कर रहा है। टेंजिबल एसेट्स को बहुत क्लियरली इन्होंने 3 कैटेगरी में डाल दिया है, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। या तो प्रॉपर्टी होगी, या प्लांट होगा, या इक्विपमेंट होगा। प्लांट इक्विपमेंट नहीं पता चल रहा, अनपढ़। ये कौन सी किताब लिया है भाई, ये कौन सी किताब लिया है? है? दिखाने दे, तुम्हारी किताब कौन सी है? हाँ, तो बेटा इसके बाद कंपनीज एक्ट में बदलाव आ गया, तुम्हारी वही है, तो तुम्हें दिखे नहीं। तो अपने क्लास ग्रुप को खोल के देखो, उसमें डाला हुआ डॉक्यूमेंट। लास्ट ईयर में देयर वाज अ मॉडिफिकेशन इन कंपनीज एक्ट, तो कंपनीज एक्ट ने उस हेडिंग्स को थोड़ा सा चेंज कर दिया था। तो जो मैं हेडिंग दिखा रहा हूँ आपको, उसको देख लीजिए, फोन पे देख लो बेटा उसको। आगे चलते हैं। प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट दिख रहा है आपके पास यहाँ पर, देखिए। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, और उसके बाद आया इंटेंजिबल एसेट्स। ध्यान से समझना। अब एक चीज और है यहाँ पर कि प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट को एक कैटेगरी में डाला, इंटेंजिबल एसेट्स को दूसरी कैटेगरी में डाला। अब एक आ गया कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, एक आया कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। समझिएगा जरा ये क्या चीज होती है। कभी कोई सेक्टर 44 की तरफ गया होगा, देखा ना, 2 हाई राइज बन रही हैं बड़ी सी। और कभी सरिता विहार की तरफ चलते तो एक वो सुपरनोवा वगैरह सुपरटेक के बन रहे हैं, बहुत बड़े बड़े। नोएडा की सबसे ऊंची बिल्डिंग है वो, ओखला बर्ड सेंचुरी मेट्रो स्टेशन के पड़ोस में, देखा ना, सुपरनोवा, बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। और निहारिका के तो 4 फ्लैट है वहां पर, 2 पेंट हाउस है। हम्म, अच्छा ठीक है। तो क्या हुआ, अब वो कितने, मैं 10 साल से तो मैं उन्हें बनते हुए देख रहा हूँ, 10 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ उनको, 10 साल से बेटा ये उस समय बने थे जब तुम अंगूठा चूस के और नेपी में घूम रहे होते थे और फर्श गंदा कर रहे होते थे। ठीक है, नाम भी बोल दो, तुम्हारा रिकॉर्डिंग में जा रहा है, नाम भी बोल दो, रिकॉर्डिंग में जा रहा है। ठीक है, डोंट मिस विद मी, आई मेक योर लाइफ हेल। मजाक चल रहा है, पता चला रिकॉर्डिंग को कोड कर दिया और बोला देखो मुझे धमकी दी थी मास्टर ने। लेट्स कम टू द पॉइंट।
तो क्या हुआ यहाँ पर, वो जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है वो टेंजिबल एसेट्स है, और उस टेंजिबल एसेट्स को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। क्योंकि इकोनॉमिक्स में जब आपने पढ़ा होगा ना, कैपिटल गुड्स, लैंड, कैपिटल गुड्स किसे कहते हैं इकोनॉमिक्स में, कैपिटल गुड्स। लेबर को भी गुड्स बोलेगा क्या? ठीक है। तो मतलब वो वो चीज जो आपके बिजनेस के रेवेन्यू को परमानेंटली इंक्रीज करने की कोशिश करती है, जैसे प्लांट हो गया, लैंड, ये इक्विपमेंट होते हैं, इनसे आपका, हम मान के चलते हैं कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो इसे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। तो अगर टेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट है, वो बन रही है कंस्ट्रक्शन के फेज पे, तो उसे नाम दिया जाता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। उसे वर्क इन प्रोग्रेस नहीं बोलेंगे। वर्क इन प्रोग्रेस तो गुड्स के लिए लगता है। किसे कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस? भाई मान लो, वर्क इन प्रोग्रेस किसे बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं गुड्स। जैसे मान लो कपड़ा लिया है, आपको शर्ट बनानी है, पैंट बनानी है, सेमी स्टिच्ड शर्ट, सेमी स्टिच्ड पैंट जो होती है, उसे हम वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। फिनिश गुड्स होती है जो कि बिल्कुल तैयार होकर कहाँ रखी हुई है, काउंटर पे रखी है, जस्ट फॉर सेल। और रॉ मटेरियल किसको बोलते हैं, कपड़ा जो आप लेके आए थे क्लॉथ मिल से, तो रॉ मटेरियल होता है, वर्क इन प्रोग्रेस यानी सेमी फिनिश्ड होता है, और फिनिश मतलब जिसे हम स्टॉक की कैटेगरी में डाल देते हैं। लेकिन ऐसे ही आपकी जो बिल्डिंग है, अगर वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उसे वर्क इन प्रोग्रेस बोलेंगे। लेकिन वर्क इन प्रोग्रेस बोलेंगे तो उसका मीनिंग गलत चला जाएगा, लोग सोचेंगे गुड्स है वो, तो हम उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। ठीक है जी। इसी तरह से आपने किसी से कोई फ्रेंचाइजी या कॉपीराइट या पेटेंट लेना था, डील चल रही थी, 200 करोड़ की डील थी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर था वो, देखा ना, जैसे इंडिया ने रफाल एयरक्राफ्ट खरीदी, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ खरीदे कि भाई आप धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में हमें ट्रांसफर करेंगे, अदरवाइज हम नहीं खरीदते आपसे। वैसा कुछ डील थी। तो हुआ क्या कि 200 करोड़ आपने दे दिए और 200 करोड़ और देने थे, लेकिन तब तक 31 मार्च आ गया। तो क्या मैं उसे इंटेंजिबल एसेट्स मान पाऊंगा अपनी? नहीं मान सकते। तो क्या बोलते हैं उसे, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। बिल्कुल, बोला तो मैंने आपसे कि कोई भी पेटेंट कॉपीराइट तो आप खरीदने में जो टाइम ले रहे हैं, उसके बीच का जो टाइम पीरियड है, पैसा तो चला गया ना आपको, लेकिन आप, नहीं नहीं, पेटेंट को क्या होता है कि, जैसे मैं बताता हूँ कि अभी मैंने आपको शायद कभी बताया होगा कि जितनी भी वर्ल्ड की जो लाइफ सेविंग मेडिसिन हैं, वो 2020 से लेकर 2025 के बीच में बहुत सस्ती, मतलब थ्रो अवे प्राइसेस पे हो जाएंगी। क्योंकि जितने भी मेडिकल इन्वेंशन हुए थे वर्ल्ड हिस्ट्री में, वो 1920, 21, 23 के में करीब हुए, देखा ना मेडिकल सारे, उनको 100 साल के लिए पेटेंट मिला था। 100 साल खत्म। नहीं नहीं, वो सरकार करेगी नहीं। 100 साल यार, मतलब पूरी सेंचुरी आपने पैसा कमा लिया दुनिया को लूट पीट के, अब थोड़ी मिलेगा आपको। नहीं। तो वो दवाइयाँ बहुत सस्ती होने वाली हैं सारी की सारी। और यूएस कंपनी और यूके की, ब्रिटेन कंपनी है, उनका उनके पे होल्ड था। तो लेकिन वो फिर नए नए पेटेंट वगैरह लेते हैं। तो एनीवे, आपने कोई फ्रेंचाइजी ली, पेटेंट लिया, लाइसेंस लिया, कॉपीराइट लिया, वो सब आपका क्या कहलाएगा, वो आपका इस कैटेगरी में चला जाता है, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। अच्छा, एक और चीज होती है, आप किसी प्रोडक्ट के रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे लगे हुए हैं। जैसे मान लो, आप क्या बना रहे हैं, एक ऐसा रडार सिस्टम बना रहे हैं जो कि किसी की पकड़ में आए ना, मतलब उसका ऐसा पेंट बना रहे हैं, जैसे एक बंदा था डीआरडीओ में, वो डीआरडीओ में काम चल रहा था ऐसे पेंट को बनाने का कि एयरक्राफ्ट के ऊपर पेंट लगा दिया अगर मान लो, तो जो रडार की वेव्स टकराती हैं उससे तब वापस जाती है ना, वो पार निकल जाए। तो अगर रडार की पकड़, कहते हैं ना कि एयरक्राफ्ट रडार की पकड़ में नहीं आता, या तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो, ठीक है, और रडार की पकड़ में कम नहीं आता जब वो बहुत लो फ्लाई कर रहे होते हैं, क्योंकि रडार तो अपनी ऊपर की तरफ फेंकता है। लेकिन ये तो हो गया कि टेक्निकली ग्लिच की तरह से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने उस पर पेंट अप्लाई कर दिया कि रडार की जो रेज जाती हैं उसको पार करके निकल जाए, तो फिर आपको एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, अर्ली वार्निंग सिस्टम सब बेकार हो जाएंगे। ऐसा कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसमें आपका 200 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है, मोर देन 200 करोड़ रुपीज खर्च हो चुका है। वो भी आपका क्या हो जाएगा, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट की कैटेगरी में चला जाएगा। फीस तो बनी तो नहीं है ना अभी तक वो, आप बोल थोड़ी सकते हो कि हमारे पास एसेट्स आ गई है। ठीक है जी। तो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, और ये एक अलग कैटेगरी बनती है। उसके बाद कंपेयर करें नीचे वाले के साथ, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो नीचे क्या हो जाएगा, करंट इन्वेस्टमेंट, सीधी सी बात है। ऊपर है डेफर्ड टैक्स एसेट्स। अब डेफर्ड टैक्स एसेट्स समझिए क्या होती है, यहाँ देखिए डेफर्ड टैक्स एसेट्स क्या होती है, देखिए इस एग्जाम्पल को बदलते हैं। आपने टैक्स पे कर दिया था कितने का, 80 लाख रुपए का, ठीक है, और 2 करोड़ आपकी टैक्स लायबिलिटी कितने की बनती है, 60 करोड़ की। अब आपको सरकार से वापस लेना है, यू विल फाइल अ रिटर्न एंड यू विल क्लेम दिस मनी बैक फ्रॉम गवर्नमेंट।
सरकार क्या आपको जिस दिन आप क्लेम करोगे उस दिन बोलेगा ले भाई पढ़ ले अपना चेक? नहीं मिलता ना पैसा। गवर्नमेंट विल टेक टाइम। हाउ मच टाइम? 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, साल भर, हमें नहीं पता। तो एज़ अ प्रूडेंस हम कहाँ डाल देते हैं उसको? डेफर्ड टैक्स एसेट्स नेट। नेट का मतलब लेना-देना का एडजस्ट करने के बाद की वैल्यू। तो हो सकता है कि आपका लेना ज़्यादा हो जाए देने के मुकाबले। मतलब ऐसा नहीं होगा कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स एसेट्स दोनों दिखेंगे। इट विल बी ईदर ऑफ द देम। दोनों थोड़े दिखते हैं यार। ये क्रैकजैक बिस्कुट थोड़ी खट्टा-मीठा दोनों होगा। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी दिखेगी या डेफर्ड टैक्स एसेट्स दिखेगा? दोनों में से एक दिखेगा। हाँ, लेना तो बस एक ही चीज़ दिखेगी ना, दोनों चीज़ थोड़ी दिखेगी आपको साथ-साथ। तो डेफर्ड टैक्स क्या कहलाती है? एनीवे देयर इज़ अ फैमिली अपस्टेयर तो आवाज़ आती है। और आगे चलते हैं ज़रा। देखिए, आओ कंपेयर करते हैं। डेफर्ड टैक्स की जगह पर यहाँ पर 3 आइटम आते हैं। एक इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट उसको ध्यान रखेंगे। मतलब लिटरली ऐसा नहीं होता पर जस्ट टू रिकॉल, जस्ट टू प्लेस देम ऑन अ प्रॉपर सीक्वेंस। और इसका सीक्वेंस आप नहीं बिगाड़ सकते हैं कि आप बोलें कि पहले मैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट रख दूं फिर मैं ट्रेड, नहीं बिल्कुल नहीं कर सकते आप ऐसा। ये पता है कौन सा ऑर्डर है? ये किस ऑर्डर में प्रेजेंट करी गई है? इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस। पढ़ा था बचपन में 11th क्लास में, इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज पढ़ा था। अरेंजिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी एंड इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस। याद है मैंने तुम्हें एक ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग का डॉक्यूमेंट पकड़ाया था? 11th में था कोई मेरे साथ? नहीं था ना? कोई था? 1, 2, हाँ, नहीं थे, ये 2 थे। याद है ना, डॉक्यूमेंट पकड़ाया था और उस डॉक्यूमेंट मैंने बताया था आपको कि इन ऑर्डर ऑफ परमानेंसी है। इन ऑर्डर, अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं इन ऑर्डर ऑफ परमानेंसी है। और अगर यहाँ भी यही हो रहा है, मतलब मोस्ट नॉन करंट एसेट्स ऑन टॉप एंड देन लिक्विड। देखिए इसमें भी ऐसे ही दिख रहा है आपके। इन ऑर्डर ऑफ कौन सा है ये? परमानेंसी है। ये जो बैलेंस शीट प्रेजेंट करी गई है इन ऑर्डर ऑफ परमानेंसी प्रेजेंट करी गई है। इसको मैं अगर फ्लिप कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी हो जाएगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नीचे करंट इन्वेस्टमेंट, ऊपर डेफर्ड टैक्स एसेट्स नेट, नीचे इन्वेंट्रीज जो कि ट्रेड रिसीवेबल्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये चीजें चलेगी आपके पास यहाँ पर, ठीक है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं नीचे। ऊपर क्या दिख रहा है आपको? ऊपर दिख रहा है आपको लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, नीचे क्या दिखेगा? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। दिख रहा है? ऊपर दिखेगा आपको अदर नॉन करंट एसेट्स, नीचे दिखेगा क्या? अदर करंट एसेट्स। और इस तरह से आपकी बैलेंस शीट क्या हो गई? इल्लेपो खत्म। अब देखिए आपके सामने मैं रिवाइज करके दिखाता हूँ। नॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है, मैं सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल जिसमें इक्विटी प्रेफरेंस, रिजर्व सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ठीक है जी। उसके नीचे दोनों को कंपेयर करके चलें। लॉन्ग टर्म बोरोइंग नीचे शॉर्ट टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट तो नीचे क्या आ जाएगा? ट्रेड पेबल्स, ऊपर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, नीचे करंट लायबिलिटीज, ऊपर लॉन्ग टर्म प्रोविजन, नीचे शॉर्ट टर्म प्रोविजन, खत्म। नीचे आ जाते हैं। क्या था? नॉन करंट एसेट्स के अंदर क्या आया था? प्लांट प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। पहले प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, फिर इंटेंजिबल एसेट्स, फिर प्रॉपर्टी प्लांट का कंस्ट्रक्शन है तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और अदरवाइज इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तो नीचे करंट इन्वेस्टमेंट्स, ऊपर डेफर्ड टैक्स एसेट्स नेट, नीचे क्या? इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ऊपर क्या था? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड, नीचे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ऊपर क्या था? अदर लॉन्ग टर्म एसेट्स, और नीचे क्या था? करंट एसेट्स। और कुछ? खत्म। दैट इज योर बैलेंस शीट। ठीक है जी। बता सिटी, पढ़ा था स्कूल में बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ठीक है। तो अब आपको क्या याद करने की जरूरत नहीं है, इट इज देयर। अब हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं आपकी बुक से और मैं आपको बैलेंस शीट बना के दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 62 निकाल लीजिए। 62 निकालिए। विल सॉल्व दैट क्वेश्चन। ऑनलाइन में जो लोग हैं, ऑनलाइन में जो लोग हैं, लक्ष्य सिंगल या सनत तनुश्री, आरुषि, अमान्य, अजय, इज दैट ओके? ये वाला चैप्टर, ये वाला पॉइंट बैलेंस शीट वाला, यस सर। Yes, यस sir. सर। ठीक है। चलिए देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 62 उठा लीजिए अपनी किताब का और उसको हम सॉल्व करते हैं। किसकी मदद से? 62 बुक कर देखो। 62 क्वेश्चन तो सभी, उसमें बैलेंस शीट बनानी होगी। नहीं बोल रही क्योंकि तभी बना के दिखाऊंगा क्योंकि इसमें काफी सारे कंपोनेंट आ जाते हैं। नहीं 62 नहीं है वो, तुम्हारी किताब में 62 है, दिखाना जरा। नहीं ये नहीं है शायद।
देयर इज अ क्वेश्चन जिसमें नहीं बड़ा नहीं है उसमें, क्या, हाँ ये रहा बिल्डिंग परचेज वाला ना, यही क्वेश्चन है, ये रहा 62, यही क्वेश्चन है, बड़ा सा क्वेश्चन है, और सिटी ने छोड़ दिया इसे। 62 बहुत अच्छी बात है भाई, तुमने करा तो। ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र, अच्छा घर और अच्छा वर दे। ये मेरे सरकाज़म को समझ नहीं पाया लड़का। चलो सॉल्व करते हैं इसे। ये कहता है क्वेश्चन, वीनस लिमिटेड, देखिए इसमें काफी कुछ आएगा करने के लिए। रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 40 लाख डिवाइडेड इनटू 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each. 70,000 of these shares were issued as a fully payable to Messrs Star Limited for building purchase. For them, 2 lakh shares were issued. Two lakh shares were issued to the public and the amount, हाँ ठीक है, पेबल वाला भी आ गया आपके पास पार्ट है। अमाउंट रिसीव्ड ऑन 1 लाख पे इतना, 6 लाख पे इतना, 3 लाख पे इतना, 10 लाख 10,000 पे इतना। डायरेक्टर 450 10,000 शेयर्स 3 पर शेयर। और आपको बोल रहा है क्या, जनरल एंट्री बनाई है आपको वीनस लिमिटेड और खत्म कर दिया, मतलब आपको क्वेश्चन करने के लिए बोला है। दिखने में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन लग रहा है। अब इसी क्वेश्चन में मैं बनाऊंगा आपको बैलेंस शीट, क्योंकि इसमें बहुत सारा मसाला है। हाँ मैं करके दिखा रहा हूँ, जनरल एंट्री भी और बैलेंस शीट भी साथ साथ, ठीक है। तो पहले जनरल एंट्री बना लेते हैं इसकी, और फिर हम इसमें क्या करेंगे, आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन। एवरीबडी इज ओके विद दिस क्वेश्चन? अरे बताइए मुझे। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. लेके चलते हैं, चलिए। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ये जो उसने बिल्डिंग बिल्डिंग खरीदी ना, उसका काम कर लेते हैं। पहले बिल्डिंग खरीद लेते हैं, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 62, पेज नंबर कितना है भाई आपका ये? 11121। आइए देखिए, नंबर 1, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, ये फर्म का नाम क्या है जिससे बिल्डिंग खरीद, हाँ, हूज लिमिटेड। विनेस लिमिटेड नहीं है वो, मैसेज स्टार लिमिटेड है, स्टार लिमिटेड। और कितने की बिल्डिंग खरीद रहे हैं इससे? 7 लाख की बिल्डिंग खरीद रहे हैं। परचेज्ड बिल्डिंग फ्रॉम मैसेज स्टार लिमिटेड, एक। नंबर 2, आपको साफ साफ बोला हुआ है कि आपने क्या करने हैं, शेयर इशू करने हैं इसको। कितने शेयर? 70,000 शेयर। आप लिखेंगे क्या, मैसेज स्टार लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 70,000 इंटू 10, 7 लाख। नरेशन, 70,000 equity shares were issued to Star Limited, मैसेज स्टार लिमिटेड। ये तो हो गई बिल्डिंग खरीदने की एंट्री, ठीक है जी। लोग देखते नहीं यार, इस क्वेश्चन में बिल्डिंग भी खरीद रहे हैं, ये भी कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ा भाई, सीधी चीज है। बिल्डिंग खरीदने की 2 एंट्री बनती है, हो गई। ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन में कि आपसे प्रोमोटर को शेयर भी दे दें, अंडरराइटर भी करवा दें, बिल्डिंग भी खरीद लें। तो इनको पहले पहले छोटी छोटी एंट्री को करके क्वेश्चन को निपटा दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब आपको एप्लीकेशन 2 लाख शेयर की मिली थी, ठीक है जी। एक छोटा सा मैं वर्किंग नोट बनाऊंगा ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो, ठीक। देखिए जरा ध्यान से देखना, छोटा सा वर्किंग नोट। इसके बाद मैं यहाँ वर्किंग नोट बना रहा हूँ, या आप इसके नीचे भी वर्किंग नोट बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या देखिए, आप बताइए मुझे, एप्लीकेशन जो है वो कितने का है? 3 का। अलॉटमेंट कितने का है भाई? 2 का।
फर्स्ट कॉल कितने की है भाई? 2 की। फाइनल कॉल कितने की है? 3 की। करेक्ट। ये जो 1 लाख शेयर्स थे, इन पर आपने ये भी मंगाया, 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 और इन्होंने पे भी कर दिया। इन्होंने पे भी कर दिया 1 लाख वालों ने। ठीक है जी। 60,000 शेयर्स वाले जो थे, आ, इन्होंने ये वाला पैसा पे कर दिया, ये वाला पे कर दिया, ये वाला पे कर दिया, ये वाला पे कर दिया, 1 2, हाँ ये वाला पे कर दिया, ये नहीं पे करा। 30,000 शेयर्स वाले जो लोग हैं, इन्होंने क्या कर दिया? ये पे कर दिया, ये पे कर दिया, ये और ये नहीं पे किया। और जो 10,000 शेयर्स वाले लोग हैं, इन्होंने सिर्फ ये पे किया, ये पे नहीं किया। इससे आपको क्वेश्चन समझने में आसानी होगी इस फ्लो चार्ट से। ये आपके क्वेश्चन में गिवन है। क्या लिखा है देखो। बाइफरकेशन तो आपको सबको मालूम है। बाइफरकेशन क्या आपके क्वेश्चन का? एप्लीकेशन कितने का है? 2 3 का। अलॉटमेंट कितने का है? 2 का। फर्स्ट कॉल कितने की है? 2 की। और फाइनल कॉल कितने की है? 3 की। दैट इज योर स्टोरी, दैट इज योर स्टोरी। ये आपकी कहानी है। एप्लीकेशन दे दिया, अलॉट। देखो 1 लाख वाला जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन बहुत क्लियरली कहता है कि अमाउंट रिसीव्ड ऑन दीज शेयर्स वर एज फॉलोज। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अमाउंट रिसीव्ड ऑन दीज, 1 लाख शेयर्स पर सारा पैसा मिल चुका है। 60,000 शेयर्स पर कितना? 60,000 शेयर्स पे मैं इनका अमाउंट लिख ही देता हूं तो ज्यादा आसानी रहेगी। ये 3 लाख मिल गया, ये 2 लाख मिल गया, ये मिल गया, ये 2 लाख रुपया मिल गया, ये भी आपका 3 लाख रुपया मिल गया। देयर इज नो डिफॉल्टर। इस कैटेगरी में देखिए आप, 1,80,000 मिल गया, 1,20,000 मिल गया, और कितना 6 इंटू 1,20,000 मिल गया, और ये जो था 60 इंटू 3 180, ये नहीं मिला। देख रहे हैं, डिफॉल्टर पता चल गया। इस कैटेगरी में 30 इंटू 30 90,000 मिल गया, और 30 इंटू 2 60,000 मिल गया, और ये 30 इंटू 2 60,000 नहीं मिला, और 30 इंटू 3 90,000 ये नहीं मिला। इस कैटेगरी के बंदे का देखिए आप, 10 इंटू 3 30,000 मिल गया, 10 इंटू 2 20,000 नहीं मिला, और 10 इंटू 2 20,000 ये भी नहीं मिला, और 10 इंटू 3 30,000 ये भी नहीं मिला। ये आपके पास कुल मिलाकर सारी कैलकुलेशंस आ गई हैं। ठीक है। अच्छा, साथ साथ ये भी लिखा हुआ है क्या कि डायरेक्टर ने 10,000 शेयर्स जिन पर सिर्फ 3 रुपए पर शेयर वाज रिसीव्ड, उनको फोरफिट कर दिया। तो बताओ कौन से वाले शेयर फोरफिट करेंगे डायरेक्टर ने? ये वाली कैटेगरी के। बाकी में कोई दिक्कत नहीं, बाकी में कॉल सिनेरियो चलेगा। आपको बोला है क्या? और दी शेयर्स वर री इशूड 12 पर शेयर फुली पेड अप। 12 पर शेयर फुली पेड अप इनको री इशू करा है। सुन लो, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन अभी दिख रहा है आपको ये। इसकी बैलेंस शीट में बहुत सारी चीजें आएंगी। एक ऐसा क्वेश्चन कराने के बाद फिर मैं थोड़े छोटे और हल्के क्वेश्चंस लेके चलूंगा आपके सामने, ताकि आपको बैलेंस शीट का कंसेप्ट समझ में आ जाए। आइए इसकी अब क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। इतना करने का क्वेश्चन है जी बेटा, वो तो लास्ट में होगा, अभी नहीं होगा, बाद में होगा ना जब फाइनल कॉल करेंगे। वो लास्ट कैटेगरी। पहली एंट्री मतलब ऑफ कोर्स तीसरी एंट्री, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितने शेयर थे भाई? 2 लाख शेयर थे ना। इंटू कितना करेंगे? 3, 6 लाख, और 6 लाख से इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मिल गई। नंबर 4, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट 6 लाख से टू इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख से। नंबर 5, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख रुपये इंटू 2 रुपए से कितना करूंगा मैं? 4 लाख, और 4 लाख, फिनिश। ऐसे। नंबर 6, पैसा लेने की बारी आई, बैंक डेबिट 4 लाख। आओ जरा देखो अरियर कितना दिख रहा है। कैन यू सी द अरियर हियर इन दिस टेबल? क्या कोई अलॉटमेंट का अरियर है? दिख रहा है कोई अलॉटमेंट का अरियर निहारिका? जहां क्रॉस लगा वो अरियर, ये वाला, बिंगो, यही है। 20,000 इज अरियर, माइनस 20,000, 380।
calls in arrear account debit 20,000. 2 equity share allotment 4 लाख. 7 नंबर एंट्री इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से भाई 2 लाख इंटू 3 से 6 लाख रुपए से 6 लाख रुपए से पैसा लेने की बारी आई तो क्या कर दिया बैंक डेबिट आउट ऑफ 6 लाख हाउ मच इज अरियर कोई बताए मुझे हाउ मच इज अरियर कैसे पता लगाया कैसे पता लगा अरे 60 ये अरियर है 20 ए अरियर है 60 और 20 कितना 80 ऊपर से नीचे तक देखेगा ना क्लियर है पीछे से 80,000 5,20,000 कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 80,000 से 2 इक्विटी शेयर कौन सा वाला बोलेंगे हम फर्स्ट कॉल 6 लाख रुपए का. नंबर 9 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट 2 इक्विटी शेयर कैपिटल जो कि कितने से हो जाएगी 2 रुपए की है ना शायद ओह गलत कर दिया शायद फर्स्ट कॉल शायद 2 रुपए की है तो ये 4 होगी और ये 4 होगी फर्स्ट कॉल गलत कर दिया 4 है ये तो ये 320 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा फाइनल कॉल है 3 रुपए की तो ये 6 लाख रुपया बनेगा और फाइनल कॉल का पैसा लेने की बारी करेंगे तो क्या हो जाएगा बैंक डेबिट 6 लाख टेल मी हाउ मच अरियर इज ऑन फाइनल कॉल बताइए कितना फाइनल कॉल है कैसे 180 और 90 कितना होता है 270 और 30 कितना होता है 3 लाख रुपये कितना हो गया 3 लाख 3 लाख कॉल्स इन अरियर अकाउंट 3 लाख से 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल और थोड़ा और उबासियां ले लो बेटा थोड़ी सी मत आओ ना तुम फिर क्लास में किसने बोला आने के लिए तुम्हें हैं शाम को फिर करते ना क्लास हाँ 4:30 से तुम घर ही तुम यहीं बैठा लेते ना एक्सीडेंट करो बैठो उसके शाम को क्लास दिस इज डन करेंगे ना बेटा फाइनल कॉल के बाद ही तो करेंगे हाँ वो भी होंगे बिल्कुल होंगे ये थोड़ी बोला है कि इसके शेयर फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट कर दिए अलॉटमेंट कहीं बोला नहीं है ना तो हम फाइनल कॉल तक चलेंगे ना पूरा फाइनल कॉल तक ये थोड़ी बोला कि अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट करें अगर हम क्वेश्चन की भाषा पढ़ें अगर कोई क्लैरिटी नहीं है तो हमने फाइनल कॉल तक चांस दिया उनको फिर बोला भैया पैसा नहीं दे रहे तो फॉरफिट ऐसा कर लिया प्लीज नोट कर लीजिए सब लोग यहाँ तक अगर किसी का कोई दिक्कत हो तो बताइए नोट डाउन टिल हियर एवरीबडी इज ओके बस यार मतलब यहाँ तक सारी आंटे ठीक है जी ऑफिशियल रीइशू भी कर दिया nice. आगे बढ़ते हैं फाइनल कॉल के बाद इसके शेयर फॉरफिट कर रहे हैं किसके शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने शेयर हैं बताइए 10,000 शेयर्स अमाउंट कॉल्ड अप 10 1 लाख 2 इक्विटी शेयर फॉरफिचर इक्विटी शेयर फॉरफिचर अकाउंट कितना ध्यान से देखना मैं कितना फॉरफिट कर सकता हूँ इसका सिर्फ जो रिसीव हो गया वो आई कैन फॉरफिट ओनली दिस मच बाकी नहीं फॉरफिट कर रहे हैं हम लोग सिर्फ इसी को कितना 30,000
टू कॉल्सन अरियर कितना? 70,000। ये 1,000 10,000 शेयर प्रॉफिट हो गए। ये कहते हैं इन्हीं शेयर्स को आप री इशू कर रहे हो, नहीं कर पा रही एंट्री, कहीं कहाँ अटक गई? सारी लिख ली या नहीं लिखी? लिखो फटाफट से बेटा। नंबर 2, इन शेयर को री इशू कर रहे हैं आप, बैंक डेबिट 1,000 इंटू 12, 12,000 में इशू कर रहे हैं, और 10,000 शेयर तो 1,20,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 10,000 इंटू फुल्ली पेड अप 10, 1,00,000 से। टू क्या हो जाएगा? सिक्योरिटीज अकाउंट 20,000 से। ये फॉरफिट शेयर ये इशू हो गए। नंबर 13 ध्यान से समझना, इक्विटी शेयर फॉरफिचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितना जाएगा? कैपिटल रिजर्व पूरा 30,000, पूरा 30,000। दिस विल गो टू कैपिटल रिजर्व। आपके पास बैलेंस शीट बनाने का बहुत सामान अवेलेबल हो गया है। रिजर्व सरप्लस में से सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ गया, और क्या आ गया आपके अगला पार्ट? कैपिटल रिजर्व भी आ गया। फॉरफिचर तो खत्म हो गया ना अकाउंट। कोई डाउट इस एंट्री पे? नहीं आता ना? 11 वाली कैसे हुई? नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 10,000, अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर विदाउट प्रीमियम 10 रुपया, 1,00,000, है ना? नहीं, अरे भाई 10 रुपए तो इंटू 10 क्यों हुआ? क्योंकि एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपया है। देख जरा, 3 2 5 2 7 और 3 10 रुपया, 10 रुपया है ना शेयर की वैल्यू, इसलिए करा। 20 होती तो 20 से मल्टीप्लाई करता, 50 होती 50, 100 होता 100 से मल्टीप्लाई करता। इज दैट ओके? बोलो स्टडी डन। और रीइशू कर दिया इनको 12 रुपए पर शेयर फुली पेड अप में, तो 12,000 ऊपर, शेयर कैपिटल तो फुली पेड 10 से मल्टीप्लाई हो गई, जो डिफरेंस आ गया वो प्रीमियम हो गया। ज्यादा भी दे दिया ना। देखो आपने लायबिलिटी ली 1,00,000 की और पैसा ले लिया 1,20,000, आपको तो फायदा हो गया। और फिर फोरफिटेड शेयर जो कैपिटल गेन था, अब इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे अब आप, इसे कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। ये भी रिजर्व कैपिटल नहीं, कैपिटल रिजर्व। हाँ हाँ हाँ, वो बेटा वो हम चैप्टर थ्योरी पढ़ाई थी तब करा था डिस्कस। हाँ ठीक है, चलिए अब आ जाइए। इसको जरा अपने पास नोट कर लीजिए सारे, और इसी की मदद से हम क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट बनाएंगे, और अच्छी वाली बैलेंस शीट यहाँ बनेगी। तो फटाफट से नोट कर लेते हैं, देन विल ड्रॉ द बैलेंस शीट। सारी इंफॉर्मेशन अपने पास रखने के बाद विल प्रिपेयर बैलेंस शीट। चलो करते हैं, शुरू करें। सब नोट कर लीजिए जल्दी से। नहीं आ सकते भाई, तभी तो करवा रहा हूँ मैं आपको हर तरह की, मतलब मैं आई एम जस्ट शोइंग यू द फुल बैलेंस शीट, मतलब टोटल के साथ। देखिए यहाँ पर बैलेंस शीट ऑफ कौन सा लिमिटेड था? वीनस लिमिटेड, एज एट डैश एन एक्सट्रैक्ट। एन एक्सट्रैक्ट, एन एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ पता है? छोटा सा पार्ट, पूरी बैलेंस शीट नहीं। आपको ऐसे लिखना है, लेकिन मैं पूरा बना के दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ देखिए इस तरफ। वैसे तो फॉर्मेट ये होता है कि आप क्या लेके चलते हैं, ये लेके चलते हैं करंट ईयर, ये लेके चलते हैं प्रीवियस ईयर। लेकिन मैं क्या लेके चल रहा हूँ आपको? करंट ईयर यहाँ लिख रहा हूँ रुपीस, और यहाँ लिख रहा हूँ नोट नंबर। प्रीवियस ईयर जो है उसके वो उसकी जरूरत नहीं है आपको, प्रीवियस ईयर की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर प्रीवियस ईयर। क्या कहाँ से लाओगे इसमें? प्रीवियस ईयर की फिगर कहाँ से लाऊंगा मैं? है ही नहीं मेरे पास। मत बनाइए। पर्टिकुलर्स नंबर 1, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है। इधर नोट्स टू अकाउंट्स, उन्हें उसके नीचे बना देना। और कर देना फिर, कोई दिक्कत नहीं ऐसी।
पहले तुम मेरे साथ ये बना लो, फिर बाद में ये बनाना। आ जाइए, देखिए इसके अंदर क्या क्या आएगा। एक, शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर शेयर कैपिटल आएगा। नोट नंबर 1, रुक जा यार, नोट नंबर 1, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। नोट नंबर 2, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट वगैरह, नॉन करंट लायबिलिटीज आएगा। नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी कुछ आना है, नहीं आना। इसमें तो कोई नॉन करंट लायबिलिटी है ही नहीं, करंट लायबिलिटी भी कोई नहीं है। तो इसका हम यहाँ क्या कर देते हैं, डबल लाइन करके लिख देते हैं टोटल। नंबर 2, एसेट्स बता रहा हूं, ठीक है। एसेट्स के अंदर सबसे पहले हेडिंग क्या बताई थी मैंने आपको, एसेट्स की पहली हेडिंग देखिए क्या है यार, निकम्मे लोगों। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। पहले आएगा नॉन करंट एसेट्स के अंदर प्लांट, सॉरी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। इसका आप लिख देते हैं नंबर 3। और तो कुछ आ नहीं रहा इसके अंदर, और आ रहा है, नहीं आ रहा। करंट एसेट्स के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, नंबर 4, टोटल। आपको अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि प्रिपेयर अ बैलेंस शीट एंड शो शेयर कैपिटल, तो आपको सिर्फ ये दिखाना है, सिर्फ ये वाला, ये और ये, बस बाकी कुछ नहीं दिखाना। क्लियर है, बाकी कुछ नहीं दिखाना, सिर्फ उतना दिखाना है। पर मैं आपको पूरी बैलेंस शीट बना के दिखा रहा हूँ। हाँ, क्या तुम तो लिखो तो सही यार, एक मतलब व्हाट इज द कंप्लीट बैलेंस शीट, वो तो जानिए ना, वो तो करिए आप लोग उसको। आइए यहां करते हैं सबसे पहले। नंबर 1, अब जो तरीका सिखा रहा हूँ वो बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीका है। बोलिए, बोलना है कुछ, यू रेज योर हैंड। देखिए सबसे पहले लिखते हैं ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। कितने ऑथराइज शेयर कैपिटल, क्वेश्चन में बताइए। कितने शेयर्स हुए बता तो। क्या व्यक्ति है यार, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पर। 40 कितने लाख हो गए, 40 लाख। हाँ जी, 40 लाख रुपीज, 40 लाख, 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, लिखिए यहाँ पे 4 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच, लिखेंगे 40 लाख। और ये लिखने के बाद डबल लाइन लगा देंगे, मतलब ये टोटल का पार्ट नहीं बनेगा, वरना 40 या 30 या 50 या बैलेंस शीट तो करोड़ों की हो जाएगी। ऐसा नहीं करना। आप क्या करेंगे, 40 लाख लिखे, डबल लाइन का मतलब है इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ टोटल। इसीलिए जो लोग ना जनरल एंट्री खींचते समय लाइन लगा देते, मैं मना करता हूँ लाइन मत खींचा करो, क्योंकि अगर लाइन खींच दे तो वो टोटल का पार्ट नहीं बनेगा ना। अरे इस कॉलम में अगर आपने लाइन खींच दी मतलब इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ टोटल। ऑथराइज के बाद इशूड शेयर कैपिटल, इशू कितने करे थे आपने, 2 लाख शेयर तो पब्लिक को करे थे, और 70,000 किसको करे थे आपने, बिल्डिंग के लिए, बिल्डिंग के लिए, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, 2 लाख प्लस 70,000, गॉट इट। ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं, 2 लाख प्लस 70, यानी कि कैसे लिखेंगे, अब ऐसे लिखेंगे 2,70,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच, 27 लाख, ऐसे करके फिर से डबल लाइन से क्लोज कर देंगे, क्योंकि ये भी टोटल का पार्ट नहीं बनेगा। इशूड शेयर कैपिटल। अब आता है सब्सक्राइब्ड
एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। वो शेयर जो सब्सक्राइब थे और फुल्ली पेड अप थे, ठीक है। अरे बेटा 70,000 भी तो फुल्ली पेड अप थे और 2 लाख भी फुल्ली पेड अप थे। हाँ, आपने जो शेयर 4 के बाद रीइश्यू करे थे वो 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 हाँ, रुक जाइए। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप शेयर देखते हैं कितने थे। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, ठीक है। वो आपको टेबल बनवाई थी ना एक बड़ी सी। हाँ, रुक जाओ, 1,70,000 नहीं बेटा, रुक जाओ, मैं बताता हूँ, रुक जाओ। एक बार जरा देखिए, वो वाली टेबल निकाल लीजिए अपने पास जो आपको बना के दी थी। मैंने इसलिए कहा था ना कि मैंने फोटो खींच लिया, आप लोग भी ध्यान दीजिए इसको। हाँ, मैं बताता हूँ। सिर्फ 1 लाख शेयर पे पूरा पैसा मिला था, बाकी पे नहीं मिला था। बाकी वो जो 10,000 था ना, उस पर पूरा पैसा मिल गया था, याद है? क्योंकि तो सब्सक्राइब फुली पेड अप हो गया था, जो प्रीमियम पे गया था। आपके दो, देखो मैं आपको समझाता हूँ क्या था। आपके 2 लाख शेयर्स थे, ठीक है जी, जिसमें से 1 लाख शेयर्स पर सारा पैसा मिल गया था, ठीक है जी। जिसमें 60,000 शेयर्स पर सिर्फ कितना मिला था? 2 और 3 तो 5 रुपए मिल चुका था, सिर्फ मिला था। और जो बाकी के कितने हजार शेयर्स थे आपके पास? 30,000 शेयर्स थे, उस पर कितना मिला था आपको? सिर्फ, रुक जा, हाँ, इस पर 7 मिला था, 7 मिला था, इस पर 5 मिला था, ठीक है। और ये जो थी 10,000 वाली, 10,000 वाली, इस पर कितना मिला था? सिर्फ 3। लेकिन ये तो फुल्ली पेड पे रीइश्यू हो गया था, इसलिए इसमें पूरा 10 मिल गया था। तो अगर मैं बोलूं फुल्ली पेड अप, तो कितने हैं फुल्ली पेड अप शेयर? 1 लाख ये और 10,000 ये, सिर्फ 110 और 70,000 बिल्डिंग वाले। क्लियर है नहीं? प्लीज अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग ध्यान दीजिए। 1 लाख पे तो पूरा पैसा आपको दिख रहा है आपकी वर्किंग नोट में। इस पर 3 नहीं मिला था, इस पर 5 नहीं मिला था, इस पर 5 नहीं मिला था, इनको फोरफिट नहीं किया था अभी, तो इसकी कैटेगरी अलग हो जाएगी। और जो 10,000 थे वो फोरफिट के बाद रीइश्यू फुल्ली पेड पे हो गए ना। तो फुल्ली पेड अप शेयर कितने हो गए? 1 लाख ये, 10,000 ये और 70,000, कितना? 1 लाख, 10,000 और 93 कैसे हो गया बेटा? 1,80,000। मुझे, मैं 93 सुना था, तो क्या लिखेंगे? 1,80,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। कितना? 18 लाख। ये ध्यान रखना है इसको अपने पास, मैं इसे मिटा रहा हूं। आप ऑनलाइन में कोई डाउट है किसी को यहां तक बताइए मुझे, ऑनलाइन में। नो सर। नो सर। अच्छा जी, ठीक है। आउट ऑफ 2 लाख, 1 लाख में पूरा फुल्ली पेड अप बोलते हैं इनको, पार्टली पेड अप, पार्टली पेड अप। और ये कितना बोलते हैं? ये भी फुल्ली पेड अप था, क्योंकि फोरफिट के बाद रेशियो। तो फुल्ली पेड अप शेयर कितने हुए? 1 लाख ये, 10,000 ये और 70,000 कौन से वाले? बिल्डिंग वाले, टोटल मिलाकर ही। तो अब हम लिखते हैं कि 180। इज इट क्लियर? ध्यान ऐसे देखो, ये ऐसे लिख सकते हैं, 1 लाख ये थे, 10,000 रीइश्यू वाले हुए और प्लस 70,000 बिल्डिंग वाले। ये आपके समझने के लिए, एग्जाम में नहीं लिखना। डन। अगली कैटेगरी, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। कितने शेयर? 60 प्लस 30, 90,000। तो क्या लिखेंगे? 90,000 इक्विटी शेयर्स, रुक तो जाना, एट द रेट ₹10 ईच। तो कितना लिखेंगे? 9 लाख माइनस कॉल्स एंड अरियर, माइनस कॉल्स एंड एरियर। बताइए जरा, कॉल्स एंड एरियर पड़ा है आपके पास? कैलकुलेशंस में देखिए जरा, कॉल्स एंड एरियर पड़ा हुआ था आपके पास? वो जो, क्या कॉल्स एंड एरियर देखिए आपके पास? 60,000 का कॉल्स एंड एरियर है आपके पास, 3 लाख। और 30,000 का कॉल्स एंड एरियर आपके पास, नहीं, 60,000 का, 60,000 का कॉल्स एंड एरियर 180 है और 30,000 का कॉल्स एंड एरियर है 150। 180 एंड 150 होता 330। कॉल्स एंड एरियर हो गया 330। कैसे? 180 और दूसरा शेयर कॉल्स एंड एरियर कितना पड़ा आपके पास? 150। वो जो टेबल बनाई थी आपकी, यहाँ टेबल बनाई थी, मैंने मिटा दी वाली टेबल, ये वाला। ये कॉल्स एंड एरियर किसका? 60,000 शेयर्स का। अपनी टेबल देख लो ना बेटा, अगर बनाई होगी आपने तो। नहीं पता चल रहा? पीछे पीछे टेबल नहीं, हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही हो रहा है।
अरे ये 180 जो है ये कॉल्सन एरियर कितने शेयर्स का है? 60,000 शेयर्स का। और ये कॉल्सन एरियर कितने का? 150 कितने शेयर? 30,000 शेयर्स का। 30,000 शेयर्स पर बेटा 2 रुपए फर्स्ट कॉल का, 3 रुपए फाइनल कॉल का, कुल मिलाकर 1,50,000 नहीं मिला। और 60,000 शेयर्स पर 3 रुपए की फाइनल कॉल 180 नहीं मिली, और 330 प्लस प्लस फोरफिटेड शेयर्स। नहीं, फोरफिटेड शेयर्स तो आने नहीं है, क्योंकि वो तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो चुका है ना। अगर कोई शेयर फोरफिट के बाद री इशू ना होते तो उनका जितना भी फोरफिटेड शेयर का अमाउंट होता वो यहीं जुड़ जाता, लेकिन अभी नहीं कर रहे हम लोग। तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 12,30,000। 12,30,000, ठीक है। टोटल कर लीजिए कितना आता है? 000 माइनस कर दीजिए, सॉरी कितना वैल्यू आती है माइनस करने के बाद? 5,70,000। थैंक्स फॉर करेक्शन। 70,000 13 23 23,70,000 23,70,000 ये आप यहां रखेंगे। दिस पार्ट इज डन। तो ये आपको क्वेश्चन में, ये आपके एग्जाम में आता है कि प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड प्रिपेयर मतलब रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री या ओनली प्रिपेयर। हाँ, किसके अंदर? नहीं नहीं, अभी तो आएंगे ना, अभी तो सिर्फ नंबर 1 हुआ है ना, अभी तो सिर्फ नंबर 1 हुआ है। आइए नोट्स टू अकाउंट्स में आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए आगे दोबारा से नोट नंबर 2, रिजर्व्स एंड सरप्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। बताइए कितना आया था सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपकी? रीच 20,000। कैपिटल रिजर्व कितना आया था? कैपिटल रिजर्व 30,000। टोटल कितना हो गया? 50,000। खत्म। अगर ये शेयर प्रीमियम पे री इशू होते तो शायद प्रीमियम का पार्ट भी आता, तो कितना हो जाता है ये वाला पार्ट? रिजर्व सरप्लस कितने का हो गया आपके पास? 50,000। इज इट ओके? टोटल कितना हो गया? 0,0,0,0 7 में 12 24,20,000। हाँ देख लो, कुछ नहीं करा मैंने। रिजर्व सरप्लस का पार्ट भी आपने अपनी बैलेंस शीट बना के दिखा दिया। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, कोई बात नहीं। लैंड लिया था, बिल्डिंग लिया था आपने? बिल्डिंग 70। बिल्डिंग कितने की थी बताइए? व्हाट वाज द वैल्यू बिल्डिंग? हाँ, 7 लाख की बिल्डिंग थी। डबल लाइन करके यहां भी आपने क्या लिख दिया? 7 लाख लिख दिया, ऐसे करके। ये वाला पार्ट बिल्डिंग खरीदी थी ना 7 लाख की, 70,000 इंटू 10। नंबर 4, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एट बैंक लिखेंगे, कैश एट बैंक। मुझे बताइए 2 लाख शेयर्स पर 10 रुपए के हिसाब से कितना बनता है? 20 लाख बनता है, करेक्ट? यही तो हुआ। माइनस कॉल्स एंड अरियर। बताइए कॉल्स एंड अरियर कितना बनता है? टोटल कॉल्स एंड अरियर, सारा टोटल कॉल्स एंड अरियर उनका भी कर दो चलो, क्योंकि बाद में रीइशू तो करना ही है। सारा कॉल्स एंड अरियर पक्का से, सारा कॉल्स एंड, अपनी टेबल देखिए, जहां जहां क्रॉस लगा वो सारा देखिए अपने टेबल में। आपके पास जो 1 लाख शेयर्स पे था 2 लाख 3 लाख रुपए का कॉल्स एंड अरियर, 1 लाख शेयर पे 3 लाख का कॉल्स एंड अरियर, प्लस दूसरे शेयर्स पर कितने का? 180 का कॉल्स एंड अरियर, तीसरे पे कितने का? 150 का कॉल्स एंड अरियर, चौथे पे कितने का? 3 और 2 5 2 70 का कॉल्स एंड अरियर। टोटल कॉल्स एंड अरियर कितना हो गया बताइए भाई? कौन बोला था 4 लाख? कैसे 4 लाख हुआ? पहले वाले का 3 लाख, 480, 580, 630 और कितना हो? 7 लाख। देयर इज नो नीड टू डू दैट, ये तो बहुत लंबा टाइम है, तो उसको उंगली मत दिखाओ, उसे समझ में आता है, उसने चैप्टर पूरा कर रखा, तुमने एक अक्षर नहीं कर रखा। सो डोंट रेज योर फिंगर एट हिम। बैड मैनर्स एंड बैड एटिकेट्स, ठीक है?
अबे तुम्हारे वर्किंग नोट में पढ़ा जरूरी, अगर तुम्हें क्वेश्चन ने बोला सिर्फ बैलेंस शीट बनाओ तो पहले जनरल एंट्री बनाएगा फिर बैलेंस शीट बनाएगा। स्मार्टली काम करना सीखे ना। देयर इज नो नीड एट ऑल। क्यों होना चाहिए? बिल्कुल मिलेगा आंसर। आगे मैं आपको बड़े क्वेश्चन लेके चलूंगा, सिर्फ वर्किंग नोट से बैलेंस शीट बना के दिखाऊंगा। 3 लाख अरियर था किसका? पहली कैटेगरी वाले का 1 लाख का। 60,000 वाले का 180 अरियर था। दूसरे का अरियर कितना था? 150 था। टोटल अरियर कितना? 70 था। टोटल माइनस कर दिया तो कितनी वैल्यू आती है आपके पास? अभी 13 लाख रुपए आता है। आता है प्लस री इशू किया आपने, री इशू भी तो किया, री इशू करे ना आपने 10,000 शेयर्स। कितने रुपए की री इशू करे? 10,000 इंटू 12 कितना? 1,20,000। तो पैसा कितना आपके हाथ में आया? 1,20,000 आपके हाथ में आ गया ना। तो टोटल 14,20,000 आपके हाथ में आया कैश। बोली दिक्कत है इस पे कुछ? बेटा आपके पास 2 लाख इंटू 10 रुपीज के हिसाब से 20 लाख रुपए आना बनता था। कॉस्ट एंड एरियर का मतलब जो हम तो पैसा निकाले ना, कितना पैसा हमारे हाथ में आया। तो आपके पास 20 लाख में से 7 लाख नहीं मिला ना। 7 लाख की आपके सामने क्या बना रखी है देखो। अगर आप अपना वर्किंग नोट देखते हैं, अपना वर्किंग नोट देखिए खोलकर। वाह, मैंने कैलकुलेशन करके दिखाई, तूने प्लस माइनस कर दिया, इसलिए दिख ही नहीं रहा तुम्हें कुछ। जब मैंने कैलकुलेशन करवाई आपको तो प्लस माइनस मैंने अमाउंट लिखवाया था ना, यहाँ पर ये अमाउंट लिखवाया था ना। कहाँ लिखा है अमाउंट? तुमने अमाउंट लिखा है ये वाला? क्यों नहीं लिखा? फर्स्ट इन फर्स्ट। ओह सॉरी। हाँ ये बिल्कुल ठीक बोली है। फर्स्ट वाले का तो सारा आ गया था। करेक्ट। हाँ ठीक है, यूर एब्सोल्युटली राइट। थैंक्स निहारिका एंड थैंक्स सिडी। फर्स्ट वाले का सारा मिल चुका था। 180 और कितना 330, ये 4 लाख। या एब्सोल्युटली करेक्ट, 4 लाख। सही बोला था। नहीं, तो दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी 17,20,000। ठीक है। और दूसरे का तो ये मतलब हमें दूसरे का, तीसरे का और चौथे का लेके चलना है। फर्स्ट वाले का तो पूरा पैसा मिल चुका था। तो अब ये इसका टोटल लिखते हैं यहाँ पर, कितना आएगा ये? दिस इज व्हाट? 17,20,000। दिस वैल्यू इज 24,20,000 एंड इट्स योर आंसर। ये आपकी बैलेंस शीट बनी। तो ये वो कॉम्प्रिहेंसिव बैलेंस शीट है जिसमें फुली पेड अप और नॉट फुली पेड अप दोनों दिख रहा है। जिस शेयर पर भी पैसा अरियर बचता है वो शेयर नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी में जाएगा। और फोर फीचर के बाद रीइश्यू अगर कोई शेयर हो गया, फुली पेड अप है, तो उसे फुली पेड अप की कैटेगरी में डालते हैं। और कई बार क्वेश्चन में नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी बनती ही नहीं है, तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया इसमें फुली पेड अप की कैटेगरी और नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी दोनों बन रही थी। ठीक है। तो आपने देखा कि कैसे आपकी एक कॉम्प्रिहेंसिव बैलेंस शीट बनती है जिसमें लैंड एंड बिल्डिंग भी दिख जाता है, जिसके अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी दिखते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी दिखता है, और शेयर के बाइफरकेशन भी दिखते हैं। ऑथराइज्ड, सब्सक्राइब्ड, इशूड, फिर कॉल्ड अप और फिर पेड अप होता है। लेकिन हम सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी बना के डालते हैं, ऐसा करके। लेकिन जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि शो हाउ शेयर कैपिटल इज टू बी शोन इन द बुक्स, तो आपको सिर्फ ये पोर्शन बनाना, सिर्फ ये वाला, सिर्फ ये, बाकी नीचे कुछ नहीं बनाना, रिजर्व सरप्लस भी नहीं बनाना, ना ना ना, बिल्कुल ना। इफ क्वेश्चन सेज शेयर कैपिटल, देन शेयर कैपिटल इज टू बी शोन। इफ इट इज शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स, तो रिजर्व भी बनेगा। फुल बनाना, तो आपको सिर्फ इतना बनाना पड़ेगा, मतलब बैलेंस शीट ये ये बस खत्म, इतना सिर्फ, बाकी कुछ नहीं करना नीचे। और ये कहां से, यहां से यहां तक, सिर्फ यहां तक बस, ये भी नहीं बनाना। कौन से वाले नोट में? ये वाले 60,000 शेयर्स जिस पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिली थी, 30,000 शेयर्स जिसपे अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं मिली थी। देखो जरा अपने देखो, एक कैटेगरी के शेयर थे ना जिसपे सिर्फ क्या नहीं मिला था, फाइनल कॉल नहीं मिली थी, 60,000 वाला, 6 into 380। और दूसरी कैटेगरी के शेयर कितने थे? 30,000 वाले जिसपे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिली थी। और तीसरी कैटेगरी के तो फोरफिट हो गए थे ना, और उसके री इशू हो गए थे, तो वो तो ऊपर वाली कैटेगरी में चले गए। दो कैटेगरी बचे ना, 60 और 30। ये जो है ये वाले,
ये कितने थे, कितने शेयर्स थे ये था कितने शेयर्स पर, 60,000 शेयर्स पर। ये कितने शेयर्स पर था, 30,000 शेयर्स पर। इसी तरह से 30 और 60 कितना शेयर बना आपका, 90,000 शेयर्स बना। तो एक हरक्यूलियस टास्क वाला क्वेश्चन जिसमें आपके पास क्या क्या चीजें गिवन थी, बैलेंस शीट, लैंड एंड बिल्डिंग वाला। तो ऐसा क्वेश्चन शायद आपके प्री बोर्ड वगैरह में आपके टीचर्स दें आपको, हम तो देंगे अपने यहाँ। तो तभी तो हमारे यहाँ बच्चे बहुत फेल होते हैं, प्रैक्टिस उनकी होती नहीं है, और क्वेश्चन आता है धुआंधार, फिर धुआं निकलता है, एक क्वेश्चन गलत, दूसरा क्वेश्चन गलत, चेन ऑफ मिस्टेक्स होती है। फिर एक टॉपर बच्चा अगर नंबर नहीं ला पाता, उसका रीजन यही होता है कि उसकी प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं झोल होता है, और वो उस क्वेश्चन को पहले उठा लेता है जिस क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लगना होता है और करेक्शन के चांसेस कम से कम होते हैं। तो जब वो ऐसे क्वेश्चन को करेगा तो उसका कॉन्फिडेंस खराब होगा फिर। तो पहले वो क्वेश्चन करो जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं और जिनमें आपको टाइम कम लगना है। लेकिन तब क्या करें जब सिलेबस पूरा ही ना आता हो, तो फिर अगले साल 12th की तैयारी करो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। बोर्ड कहता है आपको पहले 1 कर लीजिए, फिर 32 कर लीजिए, फिर 33 कर लीजिए, फिर 7 कर लीजिए, फिर कोई कुछ नहीं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यू डू फर्स्ट दैट क्वेश्चन इन विच यू आर कंफर्टेबल, विच यू कैन सॉल्व विद इन अ गिवन टाइम लिमिट। हमेशा ऐसा करिए। डन, ये वाला पार्ट हुआ। तो इस तरह से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 62 हमने लिया, पहले बैलेंस शीट सीखी, और फिर बैलेंस शीट के अलग अलग कंपोनेंट आपके साथ। ये एक मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बैलेंस शीट है ये वाली, इसमें लगभग सारी चीजें कवर हुई हैं। तो अब आप अपनी बुक दिखाइएगा जरा, आप अपनी बुक से क्या क्या कर पाएंगे देखिए जरा, मैं दिखाता हूँ। याद है ना शुरू शुरू में बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पर, मैंने उस समय कहा था ना कि बैलेंस शीट मत बनाना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये सब बैलेंस शीट के क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन नंबर 17 में बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है। अब जिस क्वेश्चन में मैंने बैलेंस शीट, जिस क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट वाले दिख रहे ना, तुमने छोड़ दिए थे ना, आप बैलेंस शीट बनाइएगा। अब एक क्वेश्चन आपके लिए रह गया है, वो होगा, मतलब उसमें मैं अगली क्लास में मैं क्या करूंगा, एक ऐसा क्वेश्चन लेके चलूंगा जिसमें कैश बुक, जनरल एंट्रीज और बैलेंस शीट होगी, और उसके बाद आपके डाउट्स, तो चैप्टर इज ओवर, खत्म चैप्टर। हाँ, व्हेन इज योर एग्जाम? बहुत, उससे पहले तो हम थर्ड बुक शुरू कर लेंगे, डोंट वरी। ठीक है जी, दैट्स फाइन। इसको ढंग से देखें, और सबसे पहले जो बैलेंस शीट वाली इलस्ट्रेशंस करें, सीधा एक्सरसाइज में मत कूदें, ठीक है? पहले बैलेंस शीट के क्वेश्चंस करें आप, ठीक है? तो कोई डाउट किसी का बताइए। हेलो, No, sir. सो आई विल वाइंड अप द क्लास। अगली क्लास में अपने डाउट तैयार करके रखिएगा, और चलिए बाय।